बेटा तुम लोग पढ़ते नहीं हो। पढ़ना है तो जान लगा दो, नहीं तो फिर जाने दो। आज देखो कंपटीशन इतना टफ हो गया है। देश का सबसे बेस्ट माइंड आज कितनी मेहनत कर रहा होगा उस रैंक को पाने के लिए, और तुम क्या कर रहे हो? बस यूं ही टाइम बर्बाद करते रहते हो बैठ करके। तुम्हें टाइम की कदर नहीं है। जब ये उम्र तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा, फिर जब तुम रिग्रेट करोगे तो ये टाइम फिर वापस आने वाला नहीं है। इसलिए टाइम की कदर करो। कहते हैं कि टाइम वंस गोन फॉर एवर। इसलिए वक्त को बिना बर्बाद किए हुए अपनी पूरी एनर्जी को, अपनी पूरी ताकत, जो तुम कर रहे हो, जो तुम्हारा ड्रीम है कि मैं नीट क्रैक करूं, मैं IIT JEE क्रैक करूं, तो उस ड्रीम पर पूरी तरह से उतर जाओ। अगर तुम बेटा कंसिस्टेंट वे में अगर तुम मेहनत करना शुरू कर दिए विदाउट एस्केपिंग एनी डे, डेफिनेटली तुम अपने फील्ड के मास्टर हो जाओगे। जितनी ज़्यादा तुम प्रैक्टिस करोगे उतनी ही ज़्यादा तुम्हारे अंदर डे बाय डे वो पोटेंशियल डेवलप होगा। तुम्हारे जो विज़न है सब्जेक्ट के प्रति, जो कंसेप्ट के प्रति जो क्लैरिटी है, वो पूरा क्लियर होगा। जब तुम बैठ करके सवाल बनाओगे, सवाल को अटेम्प्ट करोगे, तो वो धीरे धीरे तुम्हारा स्किल से डेवलप होगा। प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्योंकि नीट हो या फिर IIT JEE हो, वहाँ पर थ्योरेटिकल क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं। सारा कमाल न्यूमेरिकल का होता है। अगर मैं फिजिक्स की बात कर रहा हूँ, मैं बायो की बात नहीं कर रहा हूँ। बायो में क्या है, बायो में भी काफ़ी सवाल में डेप्थ होता है। अगर तुम उस डेप्थ में नहीं पहुँचे तो शायद तुम नहीं क्रैक कर पाओगे। और डेप्थ में पहुँचने का एक आसान तरीका है पढ़ना, पढ़ना एंड पढ़ना। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। मैं 3 वर्ड में कहूँगा कि प्रैक्टिस मेक्स यू एक्सपर्ट इन एनी फील्ड। अगर तुम अपने आप को कुछ आवर डिवोट करते हो कंसिस्टेंट वे में, तो उस फील्ड के तुम मास्टर हो जाते हो। सबसे बड़ा प्रॉब्लम स्टूडेंट के साथ ये होता है कि स्टूडेंट कभी पढ़ाई करते हैं, कभी नहीं करते। कभी उसको लगता है कि आज थोड़ी यार कुछ भी हम कर लें, आज मेरे पास फ्री टाइम है, आज मैं बैठ जाता हूँ पढ़ने के लिए। फिर अगला ही दिन उसका मोटिवेशन लेवल काफ़ी ड्रॉप कर जाता है। इसका मतलब है मोटिवेशन क्यों ड्रॉप कर रहा है? इसका मतलब ये है तुम्हारा विज़न क्रिस्टल क्लियर नहीं है। तो अपने विज़न को क्रिस्टल क्लियर करो, पूरी क्लैरिटी देखो, अपना रोड मैप देखो कि तुम्हें कैसे कैसे उस टारगेट तक पहुंचना है। अपना ड्रीम चेंज मत करो, अपने रास्ते चेंज करो। देखो कि जो टॉपर्स होते हैं उसके अंदर किस तरह की हैबिट्स होती है, उस हैबिट्स को कॉपी करो। तुम्हारे पास रिसर्च करने के लिए टाइम नहीं है तो तुम्हें दूसरों को ही कॉपी करना होगा, या फिर अपना कुछ ऐसा करो कंफर्टेबली तुम जो कुछ कर पाते हो उस चीज़ को करो, तो डेफिनेटली यू गेट सक्सेस। लेकिन टाइम का बहुत इंपॉर्टेंस है। अगर तुम टाइम को किल करोगे तो एक दिन टाइम तक वो किल कर देगा। ये वक्त बहुत बलवान होता है। कहते हैं कि इवन द बेस्ट कैन फॉल, इवन द वर्स्ट कैन राइज। तो वक्त के साथ कभी खिलवाड़ नहीं करने का। जो वक्त कुदरत ने तुम्हें दिया है, इसको वरदान समझो, इसको यूटिलाइज़ करो। एक एक सेकंड तुम्हारी ज़िंदगी में कीमती है, क्योंकि तुम देश के सबसे बेस्ट माइंड के साथ कम्पीट करने के लिए जा रहे हो। वो कोई ऐरा गहरा माइंड नहीं है। इसका मतलब है कि तुम्हें उस तरह का एफर्ट्स डालना होगा। अगर तुम उस एफर्ट्स में कामयाब हो गए, तुम्हें सफलता मिले या ना मिले, तुम्हें लाइफ में ज़रूर एक्सपीरियंस मिलता है कि तुमने गलती कहाँ पर की थी। तो उसको भी कम ना समझो। एक्सपीरियंस भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। तुम्हारे अपने अंदर से तुमको टफ बनाती है, अंदर से तुमको मजबूत बनाती है किसी भी और सिचुएशन को फेस करने के लिए। तो कभी भी मेहनत से मत घबराओ। तुम्हारा जो काम है तुम करते रहो, लेकिन एक प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ। किसी भी एग्ज़ाम को निकालने के लिए उसका एक प्लानिंग और स्ट्रेटजी का होना बहुत ज़रूरी है। अगर तुम स्ट्रेटजी के बगैर तुम मैदान में उतर गए तो शायद तुम हार जाओगे। 12 का एग्ज़ाम होने वाला है। काफ़ी बच्चे एंग्जाइटी में होंगे, उसको ये समझ में नहीं आता होगा कि इतना सारा ह्यूज सिलेबस मैं कैसे इसको कवर करूं। जब आप 12 में गए होंगे तो आपको 1 साल का ड्यूरेशन दिया गया था उस कोर्स को कंप्लीट करने के लिए। सेल्फ स्टडी से हो या फिर चाहे आप कोचिंग या स्कूल के एजुकेशन से हो।
तो क्या आपने, ईमानदारी से बताओ, क्या आपने उस 1 साल को सही से यूटिलाइज़ किया? डेफिनेटली नहीं किया। इसलिए आपको ये सब चीज़ बोझ लग रहा है। अगर आप समय रहते सबको सही से रिवाइज़ करवाते, अपने सिलेबस को ख़त्म कर पाते, सही से प्रैक्टिस कर पाते, तो आज इस तरह का जो एंग्जाइटी का जो ट्रिगर है ये आप पर नहीं होता। तो अपने समय को यूटिलाइज़ करना सीखो, क्योंकि अगर एक बार ये वक्त चला गया, बस आपको सिर्फ 25 ईयर्स तक मेहनत करना होता है। 25 ईयर्स के बाद फिर आपकी ज़िंदगी होती है, क्योंकि 25 ईयर्स के अंदर ही आपका फ्यूचर डिसाइड होता है कि आपको क्या करना है, आप किसके लिए कैपेबल है, आप क्या कर सकते कि नहीं कर सकते। जो बच्चे टॉपर्स होते हैं उसका विज़न बहुत क्लियर होता है, उसको लगता है, उसको सारा फीलिंग जो सेल्फ रियलाइजेशन हो जाता है वो आ जाता है कि टाइम को लेकर के वो कभी भी टाइम को बेतुके चीज़ों में बर्बाद नहीं करते हैं। आजकल के बच्चे सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, तरह तरह के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपना वक्त को गंवा रहे हैं, अपने कीमती वक्त को गंवा रहे हैं। ये मत समझो ये वक्त बहुत कीमती है। आज उन लोगों से पूछो जिसके पीछे तो पैसे बर्बाद किए गए, लेकिन अपने समय का सही यूटिलाइजेशन नहीं किया, तो आज वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए। तो समय को यूटिलाइज़ करना सीखो। समय, हम तो यही कहेंगे कि ये वक्त बहुत कीमती है बउआ। अगर वक्त रहते हुए, देखो सिलेक्शन होना या नहीं होना, सक्सेस मिलना या नहीं होना एक दूसरी बात है, लेकिन तुमको लाइफ में रिग्रेशन नहीं होगा। क्योंकि रिग्रेशन लोगों को तब होता है जब उसको लगता है कि वक्त था, लेकिन हमने क्यों नहीं वक्त को यूटिलाइज़ किया। अगर तुमने वक्त को यूटिलाइज़ किया, अगर उसके बाद भी तुमको फेल्यूर का सामना करना पड़े, तो उतना तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होगा, उतना तुम्हें परेशानी नहीं होगी, तो उतना तुम्हें तकलीफ़ नहीं होगा। जब तुम देखोगे कि तुम्हारे उम्र के ही तुम्हारे कंटेम्प्रोरी बच्चे उस वक्त में सक्सेसफुल हैं, तब तुम्हें बहुत तकलीफ़ होगी, क्योंकि ये होता है, ह्यूमन नेचर है। कहते हैं कि दोस्त फेल हो जाए तो दुख होता है, लेकिन टॉप कर जाए तो ज़्यादा दुख होता है। ये एक ह्यूमन नेचर है, ह्यूमन साइकोलॉजी है। इस साइकोलॉजी को पकड़ना सीखो। ये तुमको कोई नहीं कहेगा, ये तुम्हें खुद करना होगा। तुम्हें खुद, आज तो इंटरनेट की दुनिया है, आज नॉलेज एरा है। कोई बच्चा ये नहीं कह सकता कि हमको पता नहीं था, हम कैसे करें। लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन अवेलेबल ऑन द इंटरनेट, यूट्यूब प्लेटफॉर्म। जस्ट एक क्लिक करो, वहाँ से इन्फॉर्मेशन गिरो कैसे करना होता है, तुम कर सकते हो आराम से। करने के लिए आज किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, बस सोशल मीडिया पर टाइप करना, यूट्यूब पर टाइप करना, सारा इन्फॉर्मेशन इकट्ठे आ जाएगा। उसको देखो, उसको नोट डाउन करो कि लोग कैसे सक्सेसफुल हुए हैं, किस स्ट्रेटजी को अपनाया। आप जो ड्रीम देख रहे हो उस ड्रीम के मुतालिक, उस ड्रीम से रिलेटेड वैसे लोगों को तलाश करो, सोशल मीडिया पर तलाश करो, वो तुमको मिल जाएंगे। ढेरों सारा इन्फॉर्मेशन लोग शेयर कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, वहाँ पर मिल जाएगा। आज तो कोई ये नहीं कह सकता कि हमको तो कुछ पता ही नहीं था। आज इग्नोरेंस नहीं है, आज लाइटिंग का ज़माना है, इनलाइटेंड हम लोग हैं ये आज टेक्नोलॉजी की वजह से। तो उस टेक्नोलॉजी को सही इस्तेमाल करो। ऐसा नहीं कि गेम खेल रहे हो, टिकटॉक देख रहे हो, शॉर्ट वीडियो देख रहे हो। देखो पहले के लोग बुक रीडिंग में काफ़ी इंटरेस्टेड थे, उसके बाद वीडियोस आ गई, तो वीडियो का भी टाइम स्पेन काफ़ी कम हो गया, जिसकी वजह से हमारा अटेंशन स्पेन कम हो गया। आज लोगों का दिमाग ज़्यादा देर तक कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता है। तो आप बुक पढ़ने की आदत डालो, अपने टीचर्स के नोट्स को पढ़ो, ये काफ़ी आपको फ़ायदा, हेल्पफुल करेगा। तो अब हम शुरू करते हैं। जो मेरा टारगेट था काइनेमेटिक्स के कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, ये सवाल CBSE, PMT, नीट एक्सेट्रा में पूछा गया है। तो प्रीवियस ईयर के मेडिकल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में सवाल कुछ पूछे गए हैं, तो काफ़ी इजी सवाल होते हैं। मेडिकल के सवाल तो खास करके इजी होते हैं। हो सकता है JEE मेन, JEE एडवांस के काफ़ी इसके 5 टाइम्स जो टफ लेवल का होता है, लेकिन नीट के सवाल, जो भी मेडिकल के सवाल जो होते हैं, काफ़ी थोड़े कंसेप्ट लगते हैं उसमें, फार्मूला कंसेप्ट, और थोड़ा भी आप जानते तो आप उसको क्रैक कर सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, थोड़ी सी टाइम देने की ज़रूरत है। ये टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार आपको एम्फेसाइज़ कर रहा हूँ, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम को यूं ही बर्बाद मत करो, टाइम को यूटिलाइज़ करो, प्रैक्टिस में यूटिलाइज़ करो, कंसेप्ट को पढ़ने में यूटिलाइज़ करो।
कंसेप्ट की बारीकियों को समझने की कोशिश करो, इसको विजुअलाइज़ करो। अगर आप फिजिक्स पढ़ रहे हो तो वहाँ पर आपको इमेजिनेशन की काफ़ी ज़रूरत पड़ती है। इमेजिन करो होते हुए सिस्टम कैसे वर्क कर रहा है, वर्क करेगा तो उसमें क्या क्या पैरामीटर्स। आप सबसे पहले कोई सवाल को पढ़ो तो उस सवाल में देखो कि ये सवाल किस चैप्टर से रिलेटेड है, फिर वो उस चैप्टर में किस टॉपिक से रिलेटेड है, क्योंकि ये जजमेंट तभी आपके अंदर आएगा जब आप प्रैक्टिस करके आप मास्टर बन चुके हो। अपने क्लास के नोट्स को काफ़ी रिवाइज करते रहो। रिवीजन इज़ द अल्टीमेट की। अगर रिवीजन नहीं किए, टॉपर्स और एक एवरेज स्टूडेंट में यही फ़र्क होता है कि टॉपर अपने जो नोट्स होते हैं, जो नोट्स अपना सेल्फ नोट्स बनाते हैं, उसको कई बार रिवाइज कर डालते हैं ताकि उसका जो पूरा जो कंसेप्ट होता है फिंगर टिप्स पर होता है। उसको अगर कोई सवाल पढ़ता है तो उसके दिमाग में उस सवाल से जितने भी इक्वेशंस होते हैं वो चलने लगते हैं। बायोलॉजी में उसके रिलेटेड डायग्राम्स होते हैं वो चलने लगते हैं। केमिस्ट्री में उससे रिलेटेड जो कंसेप्ट होते हैं वो चलने लगते हैं, वो रिवीजन के बदौलत। क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड में कोई इन्फॉर्मेशन लॉन्ग टर्म मेमोरी में तब जाता है जब उसको हम बार बार रिपीटेडली उस चीज़ को पढ़ते हैं, तो वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्ट्राइक कर जाता है, वो स्टोर कर हो जाता है। लेकिन जब एक बार पढ़ते हो तो वो हो सकता है कि शॉर्ट टर्म मेमोरी में, और अगर आप कुछ दिन क्विट कर देते हो अपने स्टडी को तो वो चीज़ आप भूल जाएंगे। लेकिन आप बार बार कॉन्सेप्ट को बार बार देखो, फर्स्ट टाइम पढ़ने में कुछ ज़्यादा समय लगता है, लेकिन उसी चीज़ को आप दूसरी बार पढ़ोगे तो थोड़ा कम समय लगेगा, तीसरी बार पढ़ो उससे भी कम समय लगेगा। एक समय ऐसा होगा सिर्फ आप एक बार स्कैन कर लोगे तो वो सारी की सारी चीज़ें एक बार फिर से आप उसको रिमाइंड कर सकते हो, उसको रिकॉल कर सकते हो। तो मेमोराइजेशन करने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रिकॉल करना। देखो, हर बच्चे को सब कुछ आता है। अगर जो बच्चा पढ़ने वाला होता है उसको सब कुछ आता है, लेकिन जो रिकॉल करने की कैपेसिटी कुछ ही बच्चों में होती है, एकदम परफेक्ट सही समय पर सही रिकॉलिंग। यह टाइम इम्पोर्टेंट है। कुछ बच्चे का जब एग्ज़ाम के एंट्रेंस हॉल में घुसते हैं, जो एग्ज़ामिनेशन हॉल में जब वो प्रवेश करते हैं, जब वो पेपर को देखते उसका सारा माइंड ब्लैंक कर जाता है। लेकिन जो बच्चे काफ़ी रिवीजन करके गए हुए हैं वो बच्चे काफ़ी खुश होते हैं क्वेश्चन को देख करके। उसको लगता है यार सारा क्वेश्चन इजी, सारा मेरा क्वेश्चन प्रैक्टिस में सब किया हुआ, सारे कंसेप्ट पर हमने क्वेश्चन को किया है, वो ऐसा सोचते हैं। और अल्टीमेटली देखो, ऐसे ऐसे बच्चे भी नीट में फिजिक्स ये पूरे जो मार्क्स है वो टोटल का टोटल मार्क्स ऑब्टेन कर लिए, यानी कि 720 में से आउट ऑफ 720 ऐसे भी बच्चे होते हैं। बच्चे का दिमाग बहुत शार्प होता है क्योंकि बच्चे पर किसी भी तरह का प्रेशर नहीं होता है। आप पर भी कोई प्रेशर नहीं है। अगर आप नीट को टारगेट कर रहे हो या फिर कोई जेई को टारगेट कर रहे हो तो आप पर भी कोई प्रेशर नहीं है किसी भी तरह का। कोई भी, आपके माँ बाप भी आपसे, जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपसे कोई चीज़ डिमांड नहीं करता, आपसे उस समय कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती है, लेकिन उन्हें एक उम्मीद होता है कि अगर मेरा बच्चा पढ़े तो शायद उस चीज़ को, उस मुकाम को हासिल कर पाएगा। तो आप अपने माँ बाप का जो एक्सपेक्टेशन है उसको अभी मत तोड़ो। चलो मैं सवाल को शुरू करता हूँ। तो ये सवाल सर्कुलर मोशन से रिलेटेड है। तो पहला सवाल है जो स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है। तो पहला सवाल है द एंगुलर स्पीड ऑफ अ फ्लाई व्हील मेकिंग 120 रेवोल्यूशन पर मिनट इज। तो हमको रेवोल्यूशन दिया हुआ है, रेवोल्यूशन पर मिनट दिया हुआ है, हमसे एंगुलर स्पीड पूछा जा रहा है। तो रेवोल्यूशन पर मिनट ही एंगुलर स्पीड है, बस उसके यूनिट को हमको चेंज करना है, यानी कि उसका होता है रेडियन पर सेकेंड। तो रेवोल्यूशन दिया हुआ है तो एक रेवोल्यूशन में 2 पाई रेडियन कवर होता है। तो 120 रेवोल्यूशन में कितने होंगे? 240 पाई रेडियन कंप्लीट करेगा। लेकिन यहाँ पर नीचे में बट्टे में मिनट हमको पर सेकेंड करना है। तो पर सेकेंड करने के लिए हमको 60 सेकेंड से डिवाइड करना होगा। तो चलो हम इसको देखते हैं बोर्ड पे। हमको दिया हुआ ओमेगा इक्वल टू 120 पाई रेवोल्यूशन पर मिनट, और हम जानते हैं कि एक रेवोल्यूशन में होता है 2 पाई रेडियन, क्योंकि एक रेवोल्यूशन मतलब एक जब अपना रेवोल्यूशन पूरा करेगा तो देखो 2 पाई, एक कंप्लीट सर्किल का फॉर्मेशन हुआ है, इसमें होते हैं 2 पाई। तो एक रेवोल्यूशन मतलब 2 पाई रेडियन का फॉर्मेशन होता है। तो 120 पाई रेवोल्यूशन में कितना हो जाएगा? तो 2 पाई इंटू 120 पाई, तो ये कितना हो जाएगा हमारा? 240 पाई का स्क्वायर, इतना होगा। जो क्वेश्चन में था 120, ठीक है, तो इसको 120 करेंगे, ये जगह 240 पाई, ठीक है।
तो हमको ओमेगा दिया हुआ है इतना पाई पर मिनट, क्योंकि ओमेगा ही है ये, तो हमको चाहिए पर सेकेंड है ना, तो 240 पाई, अब बट्टा मिनट है तो हमको चाहिए 60 सेकेंड, 1 मिनट में होता 60 सेकेंड, तो 60 सेकेंड, तो ये से ये कट गया, 6 चौके 24, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 4 पाई रेडियन पर सेकेंड। अब पाई के वैल्यू यहाँ पर आप 3.14 रख सकते हो, तो ये हमसे पूछा जाए तो इसका आंसर हो जाएगा 4 पाई रेडियन पर सेकेंड। अगला उस क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये डिस्प्ले हो रहा है कि 2 particles A and B are moving in a uniform circular motion in concentric circle of radii RA and RB with speeds VA and VB respectively. Their time period of rotation is the same. The ratio of angular speed of A to that of B will be. ये हमसे ये पूछ रहा है। इसके कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, वो आपके स्क्रीन पर है, इसमें से आप सॉल्व करके बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। कॉन्सेंट्रिक सर्किल का मतलब होता है जिसका सेंटर एक हो, तो एक पार्टिकल ए जो है वो इस पर कर रहा है, यानी कि इसका रेडियस है आर ए, दूसरा पार्टिकल है जो इस पर कर रहा है जिसका है आर बी, ठीक है। इसका वेलोसिटी मान लेते हैं वी ए और इसका वेलोसिटी मान लेते हैं वी बी। लेकिन इसमें ये बोल रहा है कि इस दोनों पार्टिकल को सेम टाइम में एक रिवॉल्यूशन को कंप्लीट करता है, मतलब उसका टाइम पीरियड सेम है, तो बोल रहा है कि एंगुलर स्पीड का रेशियो क्या होगा। हमसे पूछ रहा है ओमेगा ए इस टू ओमेगा बी क्या होगा। तो हम जानते हैं कि ओमेगा इक्वल टू होता है 2 पाई बाई टी, 2 पाई बाई टाइम पीरियड, यानी कि ओमेगा ये हमारा 2 पाई कांस्टेंट है, तो ओमेगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टी, तो इसको कह सकते हैं ओमेगा ए अपॉन ओमेगा बी इक्वल टू टी बी अपॉन टी ए। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, तो ओमेगा ए अपॉन ओमेगा बी, चूँकि दोनों का टाइम पीरियड सेम है तो टी बाई टी ये कट गया इक्वल टू 1/1, तो ओमेगा ए इस टू ओमेगा बी इक्वल टू 1:1, ये आपका आंसर है। ये सवाल नीट 2019 में पूछा गया है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है। द एंगुलर स्पीड ऑफ द व्हील ऑफ अ व्हीकल इज इंक्रीज्ड फ्रॉम 360 RPM टू 1200 RPM इन 14 सेकेंड, इट्स एंगुलर एक्सेलरेशन इज। इसमें ओमेगा नोट दिया हुआ है 360 RPM, तो इसको हम पहले रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमें फार्मूला में डबला लेंगे तो इसको रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट किए बगैर नहीं डाल सकते, तो इसको हम इसको पहले कर देते हैं। तो एक रोटेशन में होता है 2 पाई, तो 360 रोटेशन में हो जाएगा 360 इंटू 2 पाई। आइए पर मिनट है तो मिनट्स को हमको सेकेंड में करना पड़ेगा, तो 60 सेकेंड, तो ये और ये कट गया, 6 जा, तो ये हो जाएगा हमारा 12 पाई रेडियन पर सेकेंड। तो क्या फाइनल एंगुलर स्पीड है 1200 RPM। तो इसको भी करेंगे एक रोटेशन में 2 पाई, तो 1200 रोटेशन में 200 पाई, 1200 रोटेशन। अब फिर हमारा पर मिनट है, तो पर मिनट को हमें 60 सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो ये और ये कट गया, तो ये हो जाएगा 6 जा, तो यानी कि 4 पाई रेडियन पर सेकेंड, 20 हो जाएगा, तो ये 40 पाई रेडियन पर सेकेंड, ये 40 पाई रेडियन पर सेकेंड हो गया। तो ओमेगा निकल गया, हमको अल्फ़ा निकालना है। टाइम दिया हुआ है कितना 14 सेकेंड, ये 14 सेकेंड में हो रहा है, तो हमने फर्स्ट इक्वेशन में मोशन लिखा था ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नोट प्लस अल्फ़ा टी, ठीक है। तो ओमेगा हमने निकाला कितना, ये 40 पाई, तो 40 पाई इक्वल टू हो जाएगा 12 पाई और प्लस अल्फ़ा इंटू 14, इसको इधर ले जाएंगे 40 पाई माइनस 12 पाई इक्वल टू 14 अल्फ़ा, तो ये हो जाएगा 28 पाई इक्वल टू 14 अल्फ़ा, तो अल्फ़ा इक्वल टू हो जाएगा 28/14, 14 दूनी यानी कि 2 पाई रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर यह है कि द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर अलोंग, एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन किधर होता है। मान लेते हैं पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, तो हम अपने क्या हाथ के फिंगर को, अपने जो राइट हैंड के फिंगर को ऐसे घुमाएंगे ना एंटी क्लॉकवाइज,
तो ये जो डायरेक्शन होता है आउटवर्ड टू द प्लेन, यानी कि प्लेन ऑफ द बोर्ड, यानी कि एक्सिस, यानी कि ये एक्सिस इसके सेंटर से पास करेगा, एक्सिस है ना, सेंटर से पास करेगा, तो ये एक्सिस के अलोंग होता है। अगर इसके अपोजिट अगर कोई पार्टिकल क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, ऐसे क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, तो इसको फिर ऐसे हमें इसको ऐसे राइट हैंड को ऐसे फिंगर को कर्ल करेंगे, तो ये जो हमारा थंब है ये भी इनटू द प्लेन ऑफ द बोर्ड, ये भी एक्सिस के अलोंग ही है, यानी कि अंदर वाला एक्सिस है, ये बाहर वाला एक्सिस है, यानी कि पूरा एक्सिस के अलोंग ही दोनों केस में आता है। तो इसका जो एंगुलर स्पीड वेक्टर का जो डायरेक्शन होता है अलोंग द एक्सिस, तो जिसमें एक्सिस वाला ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है। अ बॉडी इज वर्ल्ड इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर, इट हैज़ एन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 10 रेडियन पर सेकेंड, व्हाट इज इट्स लीनियर वेलोसिटी एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कुलर पाथ। तो इसका लीनियर वेलोसिटी पूछ रहा है किसी भी सर्कुलर पाथ के किसी भी पॉइंट पर। तो हमको क्या क्या दिया हुआ, हमको ओमेगा दिया हुआ है, हमको रेडियस दिया हुआ है, तो बस निकाल सकते हैं आराम से, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था v = r ओमेगा, बस लगा दो आपका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन देख लो कि कौन सा ऑप्शन से मैच कर रहा है। तो रेडियस दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, तो सबसे पहले हम इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 20 को हम 100 से डिवाइड कर देते हैं, तो इक्वल टू का 0.2 मीटर। इसका ओमेगा दिया हुआ है 10 रेडियन पर सेकेंड। तो हमने क्या पढ़ा, v जो लीनियर वेलोसिटी होता है v = r ओमेगा, तो r कितना है 0.2, ओमेगा कितना है 10, तो ये हो जाता है हमारा 2 मीटर पर सेकेंड। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है, उसके कुछ ऑप्शंस भी हैं। दिया हुआ है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ लीनियर वेलोसिटी इफ़ r वेक्टर इक्वल टू 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस k कैप एंड ओमेगा वेक्टर इक्वल टू 5i कैप माइनस 6j कैप प्लस 6k कैप। तो सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन हमको दिया हुआ है, सबसे पहले जो हमको इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है r वेक्टर का, तो r वेक्टर इक्वल टू दिया हुआ है 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस k कैप, और ओमेगा वेक्टर इक्वल टू दिया हुआ है 5i कैप माइनस 6j कैप प्लस 6k कैप। तो आपको पता है कि लीनियर स्पीड का फॉर्म क्या होता है, इक्वल टू होता है ओमेगा क्रॉस r, यानी कि हमें क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। तो क्रॉस प्रोडक्ट हमने आपको निकालने का तरीका आपको शायद पता होगा कि अगर कोई वेक्टर दिया हुआ है i1 कैप प्लस a2j कैप प्लस a3k कैप, अब b वेक्टर अगर दिया हुआ है b1 i कैप प्लस b2j कैप प्लस b3k कैप, तो a क्रॉस b जो निकाला जाता है, जैसे i j k डिटर्मिनेंट के फॉर्म में हम निकाल रहे हैं, और जो i के जो कंपोनेंट है a1 और b1, तो a1 b1, और जो हमारा j का कंपोनेंट है वो है a2 और b2, इसी तरह से a3 और b3। इसके बाद हम इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालते हैं, तो वो वेक्टर के फॉर्म में है, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट का एक तरह का वेक्टर होता है, क्योंकि ये वेक्टर है, वेलोसिटी वेक्टर आ जाएगा हमको, तो जो ऑप्शन में दिए हैं वो आपको मैच हो जाएगा। इसको हम कैसे करेंगे, सबसे पहले जो v निकालेंगे v वेक्टर, तो सबसे पहले i कैप j कैप k कैप कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ओमेगा आया है, तो ओमेगा का जो पहला कंपोनेंट है वो 5 है, और r का जो i कंपोनेंट है वो 3 है। फिर ओमेगा का j कंपोनेंट -6 है, और इसका है -4। इसका ओमेगा का k कंपोनेंट 6 है, और उसका 1 है। इसको अब हम एक्सपैंड करेंगे, तो i कैप इस रो को और इस कॉलम को इग्नोर करेंगे, तो ये हो जाएगा -6, ये हो जाएगा 6 चौके 24, तो यानी कि -24। फिर प्लस यहाँ पर माइनस आएगा माइनस j कैप, तो j वाले कॉलम और j वाले रो को हम इग्नोर करेंगे, तो ये 5 बन जाए 5 और -18, और फिर प्लस k, तो k का और कॉलम इसका रो, तो ये हो जाएगा हमारा -20 और -18। तो इस तरह से अब इसको हम लिखते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा ये 24 यानी कि 18 i कैप, ये हो जाएगा -5 में से यानी कि -13 माइनस प्लस, तो प्लस 13j, ये हो जाएगा माइनस प्लस 18 -20 -2, तो -2k। तो जो ऑप्शन आपको दिख रहा है वो आपका ऑप्शन 18i कैप प्लस 13j कैप और -2k कैप इसका आंसर हो जाएगा। तो आपको जो
डिटर्मिनेंट का जो एक्सपेंशन है वो आपको आना चाहिए। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है। अ पार्टिकल मूव्स along a circle of radius 20 by pi meter with constant tangential acceleration if the velocity of particle is 80 meter per second at the end of the second revolution after the motion has begun the tangential acceleration। हमसे tangential acceleration पूछा जा रहा है। जितने भी पैरामीटर्स दिए हुए सब लीनियर पैरामीटर्स हैं, तो हमको निकालना है, हमको लीनियर ही निकालना है। जो लीनियर एक्सेलरेशन या फिर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन दोनों बात बराबर है, तो इसको हमको यूज करना है। जो इसका जो इक्वेशन ऑफ मोशन है उसको यूज करते हैं। जो जो डेटा दिया हुआ उसको हम पहले लिख लेते हैं। आर दिया हुआ है, आर का वैल्यू 20 बाई पाई मीटर ये दिया हुआ हमको। वी इक्वल टू दिया हुआ है 80 मीटर पर सेकेंड। और जो इसका जो ओमेगा यानी कि बोल रहा है कि सेकेंड रेवोल्यूशन के अंत तक, तो बिगन जब बिगन करेगा तो इनिशियल क्या होगा, एंगुलर स्पीड वो 0 हो जाएगा। तो ओमेगा नोट का वैल्यू दिया हुआ इनडायरेक्टली 0, ठीक है। और टू रेवोल्यूशन जो टू रेवोल्यूशन उसके अंत में, तो टू रेवोल्यूशन में कितना जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर होगा, तो एक रेवोल्यूशन मतलब 2 पाई, तो 2 रेवोल्यूशन 2 × 2 यानी कि 4 पाई। तो 2 रेवोल्यूशन थीटा जो एंगुलर जो दिया हुआ हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 4 पाई रेडियन ये दिया हुआ है। तो अब हमें इसमें क्या निकालना है, हमको अल्फ़ा निकालना है। तो सबसे पहले हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहता है, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा नोट स्क्वायर 2 अल्फ़ा इंटू थीटा। तो यहाँ से जो अल्फ़ा इक्वल टू निकल के आएगा ओमेगा स्क्वायर बाई 2 थीटा, ठीक है, ओमेगा स्क्वायर बाई 2 थीटा। तो अल्फ़ा का वैल्यू तो हो जाएगा ए टेंजेंशियल बाई आर इक्वल टू ओमेगा का वैल्यू हो जाएगा भी बाई आर का स्क्वायर बट्टा 2 थीटा। तो ये हो जाएगा 80 बाई आर इक्वल टू हो जाएगा वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इंटू 2 थीटा ये हो जाएगा। फिर एक आर से तो एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो 80 इक्वल टू हो जाएगा वी स्क्वायर बाई 2r थीटा। अब वी का वैल्यू हमको दिया हुआ है, वहाँ वी का वैल्यू दिया हुआ 80, तो 80 का स्क्वायर तो 80 इंटू 80 और ये 2, आर का वैल्यू हमको दिया हुआ है 20 बाई पाई और इंटू थीटा का वैल्यू दिया हुआ 4 पाई। इसको सॉल्व कर लो, ये पाई से पाई कैंसिल और ये 20 चौका 80, तो ये पूरा कैंसिल, आई हो जाएगा 40। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 40 रेडियन 40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरह से ये ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हुआ, ठीक है। तो मैं कुछ सवाल को नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करूंगा। उसके बाद जो काइनेमेटिक्स का सर्कुलर मोशन का जो काइनेमेटिक्स पोर्शन है वो खत्म हो जाएगा। तो फिर से उसके बाद हम जो सर्कुलर मोशन के डायनेमिक्स पोर्शन हम उसको स्टार्ट करेंगे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर भाई वीडियो अच्छा लगता तो वीडियो को थोड़ा सा सब्सक्राइब करो, लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। तो इससे हमको भी मोटिवेशन मिलेगा कि मैं और भी इसको कंटेंट को और मैं इम्प्रूव करने की कोशिश करूं। हमारे वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।